सुमित्रा देवी की 3 बहुएं थी। बड़ी बहू जो कि बिहार से थी, उसका नाम रीमा था। बीच वाली बहू जो कि बंगाली थी, उसका नाम शिमोना था। और सबसे छोटी बहू जो कि साउथ इंडियन थी, उसका नाम रूपम था। सुमित्रा देवी की तीनों बहुएं हर काम में निपुण थी, लेकिन फिर भी सुमित्रा देवी उन तीनों के हर काम में कोई न कोई कमी निकाल दिया करती और फिर उनके बिहारी, बंगाली और साउथ इंडियन होने पर ताने दिया करती। ऐसे ही एक दिन रीमा सुमित्रा देवी के लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाती है और उसे देती है। तभी सुमित्रा देवी गुस्से से कहती है, सुबह सुबह ये बिहारी चाय लाने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है ना कि मुझे ग्रीन टी पीने की आदत है। मैं तुम्हारे उस छोटे से बिहार से बिलोंग नहीं करती, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और मेरी आदत इस चाय की नहीं बल्कि ग्रीन टी की है। तो ग्रीन टी लेकर आओ मेरे लिए। माफ करना अम्मा जी, हमको मालूम था कि आपको सुबह सुबह ई हरी चाय पीने की आदत है। वो बात ई है कि घर में ये हरी चाय खत्म हो चुकी है, इसलिए हम सोचे कि हम आपको दूध वाली चाय लाके दे दें। अरे बेवकूफ औरत, अगर ग्रीन टी खत्म हो गई थी तो तुझे मार्केट से लेके आना था ना। मेरा डेली का रूटीन है ग्रीन टी पीने का और खुद को फिट रखना बहुत जरूरी है मेरे लिए। अरे दादा, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, ये बुढ़ैती में इनका फिट होने का पड़ी है, जबकि इनकी इतनी जवान जवान तीन तीन सुंदर सुंदर बहू है घर में, लेकिन फिर भी इनको अपने आप को 22 और 23 उम्र का दिखाना है। अब अगर ग्रीन टी खत्म हो गई है तो मेरे लिए लेमन टी बना ले। वो भी बताना पड़ेगा कि लेमन टी होता क्या है। अरे आप चिंता नहीं करो, हम आपके लिए सब कुछ बना लेंगे। रीमा मुंह बनाकर रसोई में आ जाती है। तभी सुमोना रीमा से कहती है, अरे क्या हो गया रीमा, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? सासू माँ ने तुम्हें कुछ कहा क्या? अब क्या बताएं हम तुमका, हम कितना भी अच्छा कर लें, कितना भी अच्छा सोच लें, लेकिन अम्मा जी को ना हमेशा कोई ना कोई कमी नजर ही आ जाती है। खैर छोड़ो, सासू माँ हैं, उनका तो हक है बहुओं को सुनाने का। ऐसे ही एक दिन सुमित्रा की कुछ सहेलियां उसके घर आती है। इसी बीच सुमोना जो कि अपने बंगाली रूप में पूरे घर में यहाँ वहाँ घूम रही थी। सुमित्रा की सारी सहेलियां सुमोना का मजाक बनाते हुए उससे कहती है, अरे सुमित्रा, तू इतनी मॉडर्न है और अपने लिए कैसी बहू उठाकर लाई है? एक तो बिहार की है जो बिल्कुल गंवार, दूसरी है बंगाल की जो कि हमेशा बंगाल का आउटफिट बनी रहती है। अरे हाथों में इसने रेड रेड कलर लगा रखा है और माथे पर रेड रेड बिंदी। कौन इतना तैयार करके रखता है अपने आप को? अरे गर्ल्स, तुम्हें पता है ना कि आजकल के बच्चे इन लव मैरिज के लिए कितना ज्यादा एफर्ट लगाते हैं। मेरे बेटों को ना यही 3 पसंद आई थी और मैंने भी इनकी शादी करवा दी। अब जिंदगी तो खराब ही हो चुकी है। वही तो। खैर छोड़ो, भले ही ये बिहार से हो, बंगाल से हो, वो साउथ इंडियन से हो, बट रहते तो मेरे कदमों के नीचे हैं, क्योंकि मेरा नाम भी सुमित्रा है और सुमित्रा के आगे किसी की चलती नहीं। सुमोना सुमित्रा की सहेलियों की सारी बातें सुनती है और वो आके उनसे कहती है, आंटी जी, ये बंगाली आउटफिट में बनी फिरती हूँ क्योंकि मैं बंगाल से बिलोंग करती हूँ, और दूसरी बात, ये मेरा कल्चर है, तो मैंने शादी के बाद भी अपने कल्चर को नहीं भूला। और अगर अपने कल्चर को अपनाना और उसे लेकर चलना गंवार कहलाता है, तो आप मुझसे भी ज्यादा गंवार हुई फिर तो। सुमोना, तुमको बात करने का तमीज नहीं है क्या? ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है और तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड की इंसल्ट कर रही हो। माफ करना माँ जी, लेकिन अगर कोई मेरे कल्चर को लेकर उसका मजाक बनाएगा तो मैं उसको उसका जवाब जरूर दूंगी, क्योंकि मैं बंगाल से हूँ और मेरी पहचान मेरे बंगाल से है, तो किसी को भी हक नहीं है मेरा मजाक बनाने का। इतना बोलकर सुमोना अपने कमरे में चली जाती है। सुमोना बहुत उदास थी। तभी रीमा और रूपम उसके पास आती हैं और उससे कहती हैं, क्या हुआ सुमोना, तुम बहुत उदास नजर आ रही हो, सब ठीक है ना? देखो रीमा, मैं जानती हूँ कि माँ जी हम तीनों से खुश नहीं हैं, क्योंकि हम तीनों ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है और हम तीनों बिहार, बंगाल और साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो इसमें हमारी क्या गलती? वो बार बार हमको हमारी कल्चर, हमारे राज्य के बारे में बोलती रहती हैं। आखिर इसमें हमारी गलती क्या है? अरे अम्मा जी की तो आदत है, तुम उनकी बातन का बुरा ना मानो।
मुझे अम्मा जी की बातों का बुरा नहीं लगा। बुरा मुझे ये लगा कि सासू माँ किसी के भी सामने हमारी बेइज्जती करना शुरू कर देती है। अरे हम तीनों दिन रात मेहनत करके उनकी सेवा करते हैं, उनको खुश रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो हमें अपनी बहू नहीं मानती। मैं जानती हूँ कि जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल सही नहीं है। शादी को बहुत साल हो चुके, लेकिन फिर भी माँ जी ने हमें अभी तक स्वीकारा नहीं है। मुझे तो लगता है माँ जी हमें कभी स्वीकार नहीं पाएंगी, और मेरी बात मानो तो हम तीनों को अपने अपने घर चले जाना चाहिए। और अगर तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो तुम अपने साथ हुआ माँ जी का व्यवहार याद कर लो, फिर समझ आ जाएगा कि मैं जो कह रही हूँ वो सही है या गलत। सुमोना के कहने पर रीमा और रूपमम दोनों सोच में पड़ जाती हैं और सुमित्रा के साथ बिताए हर एक मोमेंट को याद करने लगती है, जिसमें सुमित्रा आए दिन तीनों के साथ बुरा व्यवहार करती, उनको कभी कभार तो कभी बिहार से बिलोंग करती तो कभी बंगाल से बिलोंग करती, ऐसा कहकर उनका मजाक बनाया करती। ये सारी बातें याद करके बाद में रीमा और रूपमम कहती है, हमको लगता है कि सुमोना बिल्कुल सही कह रही है। अगर बातें माँ जी तक ही सीमित रहती तब भी ठीक था, लेकिन अब तो माँ जी अपनी सहेलियों के साथ भी मिलकर हम बहुओं को मजाक बनाने लगती हैं। हमें लगता है कि जिस घर में लक्ष्मी की इज्जत ना हो उस घर में रहने का कोनो मतलब नहीं बनता। ठीक है, फिर मुझे लगता है तुम दोनों बिल्कुल सही कह रही हो। शादी को 3 साल हो गया ना, माँ जी ने कभी भी हमें अपनी बहू नहीं स्वीकारा। ऐसा करते हैं, हम अपने अपने हस्बैंड को ये बात बताते हैं और फिर ये घर छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे ही शाम को तीनों के पति घर आते हैं। तीनों अपने अपने पति से इस बारे में बात करती हैं, जिसके बाद वो अपने पति से मायके जाने की इजाजत ले लेती है और अपना अपना सामान पैक करके तीनों घर से जाने लगती है। और इन तीनों को जाता देख सुमित्रा कहती है, अरे क्या हो गया, तुम तीनों कहाँ जा रही हो? अम्मा जी हम घर छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि आप हम तीनों को पसंद नहीं करती। अब जब आप हम तीनों को पसंद नहीं करती तो जबरदस्ती किसी रिश्ते में रहने से अच्छा है कि हम अपने अपने घर चले जाएं। तीनों सुमित्रा से अब घर जाने की बातें करने लगती है। सुमित्रा को बहुत बुरा लगता है और सुमित्रा कहती है, देखो मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया वो गलत था, लेकिन मेरा इंटेंशन वैसा नहीं था जैसा तुम समझ रहे हो। और शादी को 3 साल हो चुके हैं, मैंने कभी भी तुम्हें घर से जाने के लिए नहीं कहा। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तुम्हें कभी अपनी बहू नहीं स्वीकारा। इसका मतलब ये है कि मेरी नाराजगी में भी प्यार है तुम सभी के लिए, और शायद इसी चीज को तुम समझ नहीं पाए। मेरा तरीका गलत था लेकिन मेरा इरादा बिल्कुल सही था। मैं तुम तीनों को अपनी बहू मानती हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो और इज्जत देती हो मुझे। सुमित्रा अपनी तीनों बहुओं से माफी मांगती है, जिसके बाद वो तीनों भी अपनी सास से माफी मांगती है। माफी मांगने के बाद सभी आपसी गिले शिकवे भुलाकर फिर से एक साथ हंसी खुशी रहने लगती हैं। तारा के 2 बेटे थे, प्रदीप और हिमांशु। तारा का बड़ा बेटा बहुत ही समझदार था, उसने अकेले ही पूरा घर संभाला हुआ था। तारा की बड़ी बहू अर्पिता भी काफी समझदार थी, इसलिए तारा चाहती थी कि उसके छोटे बेटे हिमांशु की शादी भी एक ऐसी ही संस्कारी और गुणी लड़की से हो। इसलिए तारा हिमांशु के रिश्ते के लिए पंडित जी से बात करती है। पंडित जी, मैं तो चाहती हूँ कि आप मेरे बड़े बेटे प्रदीप के लिए जैसी बहू लेकर आए थे ना, वैसे ही बहू आप मेरे हिमांशु के लिए भी ढूंढ दीजिए, ताकि जल्द से जल्द मेरे घर में मेरे छोटे बेटे की शादी हो सके। हाँ पंडित जी, देवरानी आ जाएंगी तब मेरा भी थोड़ा काम आसान हो जाएगा। अगर ऐसी बात है तो हिमांशु बेटा की शादी अब मैं जल्द से जल्द करवा लूंगा, ताकि बड़ी बहू को देवरानी का साथ मिल सके और आपको अपनी छोटी बहू का। इस तरह से पंडित जी हिमांशु का रिश्ता परी नाम की लड़की से करवा देते हैं। परी अपनी माँ की इकलौती बेटी थी। परी की माँ बहुत लालची थी। वो शुरू से ही चाहती थी कि उसकी बेटी का ससुराल अमीर हो, जहाँ उसकी बेटी राज कर सके। पर शादी के बाद जब परी देखती है कि घर की सारी जिम्मेदारी उसके जेठ और जेठानी पर है, तो वो अपनी जेठानी से अंदर ही अंदर जलने लगती है। मुझे लगा था मैं हिमांशु के घर में सबसे छोटी हूँ, तो वो सब हमें चाहते होंगे, लेकिन यहाँ सबसे चहेती तो जेठ जेठानी जी हैं। घर की सारी जिम्मेदारियाँ भी इन्हीं दोनों के कंधे पर है। मैं तो बस इनकी नौकरानी बनकर रह गई हूँ। अरे परी, क्या हुआ? तुम खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो? कुछ नहीं दीदी। अच्छा दीदी, वैसे जेठ जी इतने लेट क्यों आते हैं?
अरे परी, तुम्हारे जेठ जी का अपना खुद का रेस्टोरेंट है, इसीलिए रेस्टोरेंट बंद करते करते उन्हें 11-12 बज जाते हैं। इसीलिए वो हमेशा लेट घर आते हैं, और जिस दिन जल्दी आते हैं उस दिन मेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। अब कल की ही बात ले लो, वो मेरे लिए एक सोने का हार लेकर आए। सोने का हार? जो भी कहो, मौज तो इस अर्पिता की ही है। इसका पति रोज इसके लिए कुछ ना कुछ लेकर आता है, और एक मेरा पति है जो आज तक मुझे अपने साथ कहीं बाहर घुमाने नहीं लेकर गया। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन प्रदीप अर्पिता के लिए पायल लेकर आता है। ये देखकर परी अंदर ही अंदर अपनी जेठानी से और ज्यादा जलने लगती है। इस घर के मालिक तो जेठ जी हैं। घर की सारी बागडोर भी उन्हीं के हाथ में है। मेरी शादी तो एक भिखारी से हो गई। क्यों ना मैं जेठ जी के ऊपर डोरे डालूं और अपनी प्यारी सी जेठानी की सौतन बन जाऊं। हाँ, ये सही रहेगा। बस एक बार मैं जेठ जी को अपने काबू में कर लूं, फिर ये घर की धन दौलत, प्रदीप जी और उनके लाए हुए तोहफे, सब कुछ मेरा होगा। इस तरह से परी अपने जेठ को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाने का सोचती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन। अरे परी बहू, ये क्या, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? भूल गई क्या? हम सबको पार्टी में जाना है। नहीं माँ जी, मुझे सब याद है, पर मैं क्या करूँ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, इसलिए आप सब पार्टी में जाओ, मैं आराम कर लेती हूँ। अगर ऐसी बात है परी, तो मैं तुम्हारे साथ रुक जाती हूँ तुम्हारी देखभाल करने। अरे नहीं नहीं दीदी, मैंने दवाई ले ली है, थोड़ी देर में तबीयत ठीक हो जाएगी। आप क्यों मेरी वजह से यहाँ रुकेंगी? जाइए ना आप, मैं ठीक हूँ और मैं अपना ख्याल रख लूंगी। इस तरह से परी सभी को पार्टी में भेज देती है और खुद प्रदीप का इंतजार करने लगती है। अब जैसे ही रात को प्रदीप घर आता है, परी बड़े ही प्यार से अपने जेठ जी के लिए खाना लगाने लगती है। ये सब देखकर प्रदीप को बड़ा ही अजीब लगता है और वो परी से कहता है, अरे परी, तुम पार्टी में नहीं गई क्या? और इतनी रात हो गई, तुम अब तक जाग रही हो? नहीं जेठ जी, वो आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। मेरी तो आंख लग गई थी, पर आप आए तो मेरी आंख खुल गई। आइए खाना खा लीजिए। नहीं नहीं परी, मुझे नहीं खाना, मैं खा कर आया हूँ। अच्छा, मैं अपने रूम में जाता हूँ, गुड नाइट। इतना बोलकर प्रदीप अपने कमरे में जाने लगता है और तभी परी गिरने का नाटक करती है। अब जल्दी से प्रदीप परी को जाकर उठाता है और उससे कहता है, तुम ठीक हो ना परी? नहीं जेठ जी, मैंने आपको बताया ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, अचानक से चक्कर आ गया और मैं गिर गई। लगता है मेरे पैरों में मोच आ गई है, मुझे उठा नहीं जा रहा। क्या आप मुझे मेरे कमरे तक छोड़ सकते हैं? परी को दर्द में देखकर अब प्रदीप से रहा नहीं जाता और उसे अपनी गोद में उठाकर उसे उसके कमरे तक ले जाता है। अब जैसे ही प्रदीप परी को बेड पर रखने वाला होता है कि तभी लाइट चली जाती है और इसी मौके का फायदा परी उठाती है और कस के अपने जेठ को पकड़ लेती है। नहीं प्रदीप जी, मुझे नीचे मत उतारो, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। जब तक लाइट नहीं आ जाती तुम इसी तरह मुझे अपनी बाहों में पकड़े रखो ना। परी को इस तरह से डरा सहमा देख अब प्रदीप भी उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। अब प्रदीप परी के झूठे प्यार में फंस जाता है और इस तरह से छुप छुप कर प्रदीप परी को महंगे महंगे तोहफे देने लगता है। परंतु एक दिन जब प्रदीप परी के लिए तोहफा लेकर आता है तो वो परी को फोन पर उसकी माँ से बात करते हुए सुनता है। माँ, बहुत जल्दी तुम्हारी बेटी इस घर पर राज करेगी, राज, क्योंकि तुम्हारी बेटी की बातों में इस घर का राजा आ चुका है। बस आज रात को मैं अपने पूरे घर वालों को जहर दे दूंगी सिवाय प्रदीप के, और उनके सामने रोने का छोटा मोटा नाटक करके उन्हें यहाँ से कहीं दूर ले जाऊंगी, जहाँ सिर्फ और सिर्फ मैं और प्रदीप जी रहेंगे। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, मैं परी को छोड़ूंगा नहीं। मैं सबको इसकी सच्चाई बता दूंगा और इसे घर से धक्के मार कर निकलवा दूंगा। इतना बोलकर प्रदीप परी की सारी बातें रिकॉर्ड कर लेता है और घर वालों को सुना देता है। अब सभी को परी की काली करतूत का सच पता चल जाता है, जिसके बाद हिमांशु और तारा मिलकर परी को घर से हमेशा के लिए निकाल देते हैं। तो वहीं दूसरी ओर प्रदीप हाथ जोड़कर अपनी बीवी से अपनी गलतियों की माफी मांगता है। अर्पिता, मुझे माफ कर दो, मैं भी तुम्हारा दोषी हूँ। मैंने मन ही मन परी को अपनी बीवी मान लिया था और तुम्हारी सौतन, वो तो भगवान का भला हो जो समय रहते मुझे उस लड़की की सच्चाई पता चल गई और मैंने अपने घर वालों को बचा लिया, वरना आज चालाक लड़की की वजह से मैं आप सबको खो देता। प्रदीप जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। अगर आपकी जगह कोई और होता तो शायद वो भी बहक जाता।
हम सबको क्या पता कि परी इतनी खराब लड़की है। उसने तो आपकी और मेरी जिंदगी के साथ साथ देवर जी की भी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। आज आपकी वजह से हम सब जिंदा हैं और वो लड़की इस घर से बाहर। हाँ बेटा, बहू बिल्कुल सही कह रही है। इसके लिए तू खुद को दोषी मत मान। हाँ भैया, वैसे भी हम सब जितनी जल्दी पुरानी बातों को भूलेंगे हम सबके लिए उतना ही अच्छा है। क्योंकि प्रदीप की गलती नहीं होती, इसलिए प्रदीप के घर वाले उसे माफ कर देते हैं, जिसके बाद वो सब एक साथ फिर से पहले की तरह रहने लगते हैं। तारा के 2 बेटे थे, प्रदीप और हिमांशु। तारा का बड़ा बेटा बहुत ही समझदार था। उसने अकेले ही पूरा घर संभाला हुआ था। तारा की बड़ी बहू अर्पिता भी काफी समझदार थी, इसलिए तारा चाहती थी कि उसके छोटे बेटे हिमांशु की शादी भी एक ऐसी ही संस्कारी और गुणी लड़की से हो। इसलिए तारा हिमांशु के रिश्ते के लिए पंडित जी से बात करती है। पंडित जी, मैं तो चाहती हूँ कि आप मेरे बड़े बेटे प्रदीप के लिए जैसी बहू लेकर आए थे ना, वैसे ही बहू आप मेरे हिमांशु के लिए भी ढूंढ दीजिए, ताकि जल्द से जल्द मेरे घर में मेरे छोटे बेटे की शादी हो सके। हाँ पंडित जी, देवरानी आ जाएंगी तब मेरा भी थोड़ा काम आसान हो जाएगा। अगर ऐसी बात है तो हिमांशु बेटा की शादी अब मैं जल्द से जल्द करवा लूंगा, ताकि बड़ी बहू को देवरानी का साथ मिल सके और आपको अपनी छोटी बहू का। चूचू चिड़िया की कहानी। चिंकी चिड़िया काफी गरीब थी, इसीलिए वो चाहती थी कि उसकी शादी एक बड़े से घर में हो जहाँ वो आराम से अपनी जिंदगी जी सके। ऐसे ही एक दिन चिंकी चिड़िया कॉलेज से घर आ रही होती है, तभी अचानक से एक कार उसके सामने आकर रुकती है और चिंकी चिड़िया भड़कते हुए उससे कहती है, अरे अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता? इतनी सुंदर चिड़िया जा रही है, गाड़ी क्या खरीद ली, खुद को तो राजा समझने लगे हो। हाँ। अब कार में से कालू कौवा निकलता है। कालू कौवा काफी हैंडसम था और काफी अमीर। कालू कौवे को देखकर चिंकी चिड़िया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कालू कौवा चिंकी चिड़िया से कहता है, माफ करना मैम, पर अचानक से मेरी गाड़ी के सामने आप आ गई थी। वैसे दिखाई मुझे बराबर देता है और मैं देख पा रहा हूँ कि आप कितनी सुंदर हैं। कालू कौवे की ऐसी बातें सुनकर चिंकी चिड़िया उस पर फिदा हो जाती है और उसे पटाने की कोशिश करती है। ये कौवा कितना हैंडसम है, बिल्कुल मेरे सपनों के राजकुमार जैसा। ये कौवा बिल्कुल वैसा है जैसा मुझे मेरा पति चाहिए, और इसने मेरी तारीफ भी की। क्या हुआ मैडम, किस ख्यालों में डूब गई? क्या मेरी वजह से आपका कोई नुकसान हो गया? अगर आपका कोई नुकसान हुआ है तो आप मुझे बता सकती हैं। नुकसान? तुम्हारी वजह से मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, पर मेरी आदत नहीं है किसी से मदद लेने की। चिंकी चिड़िया कालू कौवे को अपना गुस्सा और घमंड दिखाकर वहां से चली जाती है। कालू कौवा चिंकी चिड़िया का एटीट्यूड देखकर उस पर फिदा हो जाता है। तो वहीं चिंकी चिड़िया घर जाकर खुद से कहती है, ओह नो, ये मैंने क्या कर दिया? कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरा एटीट्यूड देखकर बुरा मान जाए। पर ऐसे हैंडसम लड़के को एटीट्यूड वाली लड़कियां ही पसंद आती हैं। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं और क्या करूं और उस हैंडसम काले कौवे से कैसे मिलूं। चिंकी चिड़िया परेशान होकर घर में इधर उधर घूमने लगती है। चिंकी चिड़िया को परेशान देख उसकी माँ सुंदरी चिड़िया उससे कहती है, अरे चिंकी, क्या हो गया? तू एक पैर पर क्यों नाच रही है? मैं देख रही हूँ जब से तू घर आई है बस इधर उधर घूमे जा रही है। अरे क्या आज तुझे काम पे नहीं जाना? लेट नहीं हो रहा क्या तुझे? तूने सोच लिया है कि तुझे अब काम नहीं करना? माँ, ये बात तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो कि मुझे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं, पर क्या करूं, नौकरी करना मेरी मजबूरी है। इसीलिए मैंने सोच लिया है कि मैं किसी बड़े घर के अमीर ज़ादे को फंसाऊंगी जो मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर देगा। चिंकी बेटा, जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है, चाहे तो कितने भी हाथ पैर क्यों ना मार ले। अब जा, तुझे लेट हो रहा होगा। मेरी तो किस्मत ही खराब है जो इस घर में जन्मी हूँ। सुबह घर के काम करके कॉलेज जाओ, दोपहर में कॉलेज से आकर जॉब करने जाओ। ये पार्ट टाइम की जॉब और घर का काम, मैं तो इन सबसे परेशान हो चुकी हूँ। अब चिंकी चिड़िया रोता हुआ मुंह बनाकर रेस्टोरेंट जाती है और अपना काम करने लगती है। तभी चिंकी चिड़िया देखती है कि उसके रेस्टोरेंट में कालू कौवा अपने दोस्त कबूतर के साथ आया हुआ है। हाँ, ये तो वही अमीरजादा है। मुझे जाकर इससे ऑर्डर लेना चाहिए, आखिर इसी तरह से तो मैं इसके और करीब आ पाऊंगी। अब चिंकी चिड़िया कालू कौवे का ऑर्डर लेने जाती है। कालू कौवा चिंकी चिड़िया को अपने सामने देखकर थोड़ा सा मुस्कुराता हुआ उससे कहता है, तो तुम यहाँ काम करती हो? अब तो हम हमेशा मिलते रहेंगे। जो आज हुआ उसके लिए माफ कर देना। माफी ऐसे नहीं मिलती। अच्छा फिर बताओ, मैं ऐसा क्या करूंगी तुम मुझे माफ कर दो? मुझे नहीं पता, बस मेरे लिए कुछ स्पेशल करो ताकि मुझे यकीन हो जाए कि तुम्हें अपनी गलतियों का सच में पछतावा हो रहा है।
इतना बोलकर चिंकी चिड़िया वहां से चली जाती है, क्योंकि कालू कौवा चिंकी चिड़िया को पसंद करने लगा था। इसीलिए वो उसके लिए एक सरप्राइज प्लान करता है और उसे अकेले कॉलेज के बाहर बुलाता है, जहाँ चिंकी चिड़िया देखती है कि कालू कौवे ने उसके लिए एक टेबल बुक की है। उसकी डेकोरेशन भी काफी अच्छी है। साथ ही साथ कालू कौवा चिंकी चिड़िया से अपने प्यार का इजहार भी करता है। चिंकी, मैं तुम्हें पिछले 2 साल से जानता हूँ। मैं हर वक्त तुम्हारे आसपास घूमता था, तुम मुझे नोटिस करो, पर तुमने मुझे कभी नोटिस ही नहीं करा। बस इसीलिए उस दिन मैंने अचानक से तुम्हारे सामने आकर अपनी कार रोकी और देखो, आज तुम मेरे पास खड़ी हो। क्या तुम्हें मेरा प्यार मंजूर है? हाँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर क्या करूँ, लड़की हूँ ना, थोड़ा एटीट्यूड दिखाना भी जरूरी था। इस तरह से चिंकी चिड़िया कालू कौवे के प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। समय यूं ही बीतता है और अब कालू कौवा हर समय अपने दोस्त कबूतर के साथ रहता और चिंकी चिड़िया से मिलता। चिड़िया को देखकर कबूतर भी अब उससे प्यार करने लगा था, पर वो अपने दोस्त का घर बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए वो कभी भी चिंकी चिड़िया से अपनी दिल की बात नहीं कहता। ऐसे ही एक दिन, कालू, हम कितने टाइम से एक साथ हैं, तुम्हें नहीं लगता अब हमें शादी कर लेनी चाहिए? चिंकी, तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। मैं तो कल ही तुम्हारे घर रिश्ता मांगने आ रहा था। क्या सच में? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। अब हम दोनों एक साथ रहेंगे। इस तरह से बहुत जल्दी चिंकी चिड़िया कालू कौवे से शादी कर लेती है। पर शादी की खुशी में कालू कौवा अपने दोस्त कबूतर के साथ क्लब में जाकर काफी ड्रिंक कर लेता है और गाड़ी चलाने लगता है। काफी ड्रिंक करने की वजह से कालू कौवे की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और कालू कौवा हमेशा के लिए अंधा हो जाता है। जब ये बात चिंकी चिड़िया को पता चलती है तो वो खुद से कहती है, नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी पूरी जिंदगी उस अंधे के साथ नहीं गुजार सकती। अब मैं क्या करूं, उससे कैसे पीछा छुड़ाऊं? चिंकी अकेली खुद से बात कर रही होती है कि तभी वहां कबूतर आ जाता है और वो चिंकी चिड़िया की सारी बातें सुन लेता है। जिसके बाद कबूतर चिंकी चिड़िया से कहता है, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ चिंकी। मैं जानता हूँ कि तुम एक अंधे के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। देखो, मैं भी अमीर हूँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें सारी जिंदगी खुश रखूंगा। तुम मुझसे शादी कर लो और कालू को छोड़ दो। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझे मेरे अंधे पति को धोखा देने की बात कह रहे हो? चिंकी, तुम्हारी मर्जी है। अंधे पति के साथ रहकर तुम खुद को धोखा दो या मेरे साथ उसकी प्रॉपर्टी लेकर यहाँ से कहीं दूर चलकर अपने अंधे पति को धोखा दो। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, पर तुम्हें भी मुझसे वादा करना होगा। तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे और मुझे धोखा देने की तो कभी सोचोगे भी नहीं। चिंकी, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी तरह पैसों से नहीं। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुमने कालू कौवे से शादी इसीलिए की थी क्योंकि वो अमीर था। पर सोचो, जब उसकी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो चुकी है तो हम दोनों एक साथ कितने खुश रहेंगे। कालू कौवे ने अपनी सारी जायदाद चिंकी चिड़िया के नाम पर की थी, पर कालू के अंधा होने के बाद चिंकी चिड़िया उसी के दोस्त के साथ शादी करके उसकी सारी प्रॉपर्टी लेकर अपने अंधे कालू कौवे को धोखा देकर भाग जाती है और बेचारा अंधा काला कौवा रोड पर आ जाता है।